इसके समाधान की ऊपर में। हम्म। तो अभी कल तक जो बातें हुई, हमने देखा कि कई प्रकार की जो बीमारियां आ रही थी वो कहीं ना कहीं मेंटल इशू को लेकर के है। लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं, हरी भरी करी में है, आपने कहा। लोगों के पास में आज इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ये सारी बातें हो गई हैं। तो आज मेंटल हेल्थ पेंडेमिक के ऊपर आगे बात करते हैं, जिसपे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी चिंता करने लगे आज की डेट में। तो इसका सोल्यूशन पार्ट की ओर थोड़ा सा चले कि सोल्यूशन किधर है। बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी। तो कल हमने बात किया था कि मेंटल हेल्थ पेंडेमिक है क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दूसरी बात थी कि मेंटल हेल्थ पेंडेमिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मेंटल हेल्थ की वजह से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। यानी एक तरफ फिजिकल बॉडी में डिजीजेज आ रही हैं, दूसरी तरफ हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी में, ओवरऑल कंट्री में सभी जगह देखने को मिल रहा है। बात यह है कि अब सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। जब मैं बात कर रहा हूं पेंडेमिक की, यानी कि पेंडेमिक है तो हमें इसको पेंडेमिक तरीके से ही डील करना होगा, राइट। क्राइसिस भी कहा जा सकता है, पेंडेमिक कहा जा सकता है, क्योंकि ये हिडन है, अभी पता नहीं चल रहा है। फील सब कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पेंडेमिक है। तो यहां पर हमें, जैसे पेंडेमिक को हमने, कोविड पेंडेमिक को जिस तरीके से डील किया था, उसी प्रकार से मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को डील करना होगा। तो यहां पर मैं कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा कि इसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच की जरूरत पड़ेगी इस पेंडेमिक को Recording डील in करने। progress. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कोविड की पेंडेमिक को डील किया था तो उसके लिए भी एक होलिस्टिक अप्रोच लिया था। इस साइड फर्स्ट स्टेप लिया कि जो पेशेंट सीवियर हो रहे हैं उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसी प्रकार से मेंटल हेल्थ पेंडेमिक में भी ऐसे पेशेंट या ऐसे पर्सन जिनको सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जिसमें हमने ओसीडी की बात की थी, सुसाइडल टेंडेंसीज की बात की थी, और डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया की बात की थी, उन्हें एक्चुअल में अब साइकेट्रिस्ट या मेडिकल हेल्प की जरूरत है, राइट। सुन रहे हैं पांडे जी आप मुझे? आप म्यूट हो गए हैं। सुन रहा हूँ सर, मैं आपको सुन रहा था। ओके। तो दूसरा पार्ट है कि हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ, मतलब उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। जैसे हमें सीवियर पेशेंट को कोविड में एडमिट किया था, लेकिन एडमिट करने के साथ साथ हमने उन पेशेंट में इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई थी कि उसमें एड ऑन किया था उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उन्हें मेंटल हेल्थ, मेंटल इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, राइट। लेकिन जो 80% लोग थे जिनको कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें होम पे ही क्वारंटाइन किया गया, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली गई, उनको ऑनलाइन कंसल्टेंट के साथ जोड़ा गया, चाहे वो किसी भी पैथीज के हों। और वहां पर हमने एक माइल्ड टू मॉडरेट अप्रोच लिया था कि घबराइए नहीं, चीजें ठीक हो सकती हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हॉस्पिटल पे, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। सेम टू सेम हमें मेंटल हेल्थ पेंडेमिक में भी यही समझना होगा कि हर किसी को एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, इन्हें जिन्हें एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, इनके लिए हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डेवलप करने होंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें तो बहुत कम है, साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कम है। और जिस प्रकार से मेंटल हेल्थ पेंडेमिक है, ये अकेले डील नहीं कर सकते, वो अपना रोल बखूबी प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ में ऐड ऑन करना होगा हमारे वैदिक विज्ञान को, और वैदिक विज्ञान को ऐड ऑन करके प्रिवेंटिव एंड रिवर्सल अप्रोच लानी होगी। और साथ ही साथ ऐसे प्रोफेशनल्स जो मेडिकल के हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, डिफरेंट पैथीज के डॉक्टर हो गए, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, योगा ट्रेनर्स हो गए, इन सबको डेवलप करने की जरूरत है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में। यानी ये मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगे। जैसे कोविड के दौरान एनजीओज ने अपना रोल प्ले किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना रोल प्ले किया, नर्सिंग स्टाफ ने अपना रोल प्ले किया, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी,
तो देखो कितने अच्छे से हमने 2 से 3 साल के अंदर कोविड पेंडेमिक को डील कर लिया। अदरवाइज पूरे विश्व की सबसे बड़ी चिंता थी कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर 140 करोड़ के आसपास की आबादी है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कि ये कोविड तो खत्म हो ही नहीं पाएगा। राइट। आप जब कोविड की पेंडेमिक की बात कर रहे हैं तो मुझे एक और याद आता है कोविड के समय में। हम्म। हाँ, पूरा जो गाइडलाइन था, प्रोटोकॉल था डब्ल्यूएचओ का और हमारे यहाँ के जो आयुष हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका, तो हम्म। उन्होंने लगभग सभी पैथी को अडॉप्ट किया। राइट। अ, हमने कोविड का मुझे याद आता है लोग बहुत सारा क्रिटिसाइज भी किया करते थे अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री का भी, कि वो ताली बजवा रहे हैं, वो थाली बजवाते हैं, वो दिए जलवा रहे हैं। लोगों को योगा करवाया जा रहा था, लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा था, लोगों को कुछ होम्योपैथी की कुछ दवाइयां भी दी गई थी, शायद वो इम्यूनो बूस्टर था जो बाद में मैंने पता किया। एलोपैथ अपना काम कर रहा था, तो सारी चीजें थी। क्या आपका इशारा भी इस तरफ जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की विधा को लिया जाए जिसमें सारी चीजों को जोड़ा जाए? क्यों नहीं लिया जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से डिजीजेस बढ़ रही हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में केवल एक पैथी से काम नहीं चलेगा, और हम्म। अप्रोच कई लेवल हम्म। पे लेनी होती है। जब बारिश में बाढ़ आती है, तो बाढ़ को डील करने के लिए भी कई लेवल पर एक्शंस लेने पड़ते हैं। जब भी हम्म। कोई युद्ध होता है, युद्ध जब होता है, तो फ्रंट में सैनिक लड़ते हैं, लेकिन बैक साइड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम्म। उसको सपोर्ट देती हैं। इसी प्रकार से जब भी हमें ये मेंटल हेल्थ पेंडेमिक या जो डिजीज की पेंडेमिक आ रही है, इसको डील करने के लिए मल्टीपल लेवल पे होलिस्टिक एक समग्र अप्रोच। हम्म। कोरोना को हमने रोका ना, कि क्वारंटाइन भी किया, जो हम्म। फ्लाइट थी वहां पर भी अपन ने स्टॉपेज लगाए, सिटी के अंदर भी जो नए लोग आ रहे हैं उनकी जांच की गई। हम्म। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और रिवर्सल एस्पेक्ट और ट्रीटमेंट, ये तीनों चीजें हैं। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिवर्सल, ये तीनों हम्म। पे काम करना होगा ना। अगर हम्म। प्रिवेंशन पे, तो क्या होगा कि लगातार पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर के ऊपर में, हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर में, हेल्थ सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। अब हम्म। ना तो वो जो पेशेंट डायग्नोज होते जा रहे हैं, हर साल नए पेशेंट डायग्नोज होते जाएंगे, तो इंसिडेंस बढ़ते जाएगा, प्रेवलेंस बढ़ते जाएगा। जी। अब ये रिवर्स हो नहीं रहे हैं क्योंकि मेंटेन हो रहे हैं मेडिसिन के साथ। अब हम्म। रिवर्सल नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ये फॉलोअप में बार बार फिर मेडिकल सिस्टम के पास जाएंगे, फिर वही हम्म। लोड बढ़ेगा, और ये हो भी रहा है। आप देखिए हॉस्पिटल्स में, आप किसी हम्म। भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, लोड कम ही नहीं हो रहा है। क्या बिल्कुल। गवर्नमेंट नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रही है? क्या हम्म। गवर्नमेंट नए हॉस्पिटल्स नहीं खोल रही है? बहुत हम्म। ज्यादा खोल रही है। आप देखिए, हम्म। हर स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या कई गुना बढ़ गई है। लेकिन हम्म। उन सब के बावजूद लोड लगातार बढ़ते जा रहा है। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल कॉलेज खाली नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल। पेशेंट नंबर बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन होगा? कि केवल हॉस्पिटल खोलना एक समाधान नहीं है, वो अपना पार्ट हम्म। है, उसे करना पड़ेगा। लेकिन साइड बाय साइड प्रिवेंशन और रिवर्सल, ये दो एस्पेक्ट हमें फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना हम्म। कहीं क्रॉनिक डिजीज की पेंडेमिक है और हम्म। मेंटल हेल्थ डिजीज की पेंडेमिक होते जा रही है। आप वैदिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, आप आयुर्वेद की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ का समाधान वैदिक विज्ञान की ओर और आयुर्वेदा की ओर कैसे है? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि माइंड एंड बॉडी आर वन। जो डिजीज पैदा होती है वो माइंड में पैदा होकर बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर रही है, लेकिन अगर बॉडी अनहेल्दी है तो माइंड भी चेंज हो जाता है। अगर अनहेल्दी पर्सन है, जिसके ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज हैं, उसे हम्म। मेंटल हेल्थ इश्यूज होगा, तो वो सीवियर की तरफ जाने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी बीमारियों से परेशान है, अब उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो गया है। तो हम्म। माइंड और बॉडी को आप अलग अलग मत समझिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बीच हम्म। में कनेक्शन है ब्रेन। तो हम्म। ऐसे में हमें माइंड को भी डील करना है और बॉडी को भी डील करना है। आयुर्वेद कहता है कि हम्म। सबसे पहले आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करना है, फिर डिजीज हो जाए तो उसका डायग्नोसिस करना है, और अगर डायग्नोसिस होने के बाद फिर आप उसको मेंटेन करने के बाद रिवर्सल की तरफ भी काम करिए। ठीक है। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रिवेंशन का। तो वो कैसे कहता है कि आपको पहले प्रकृति जांच करनी है। प्रकृति, प्रकृति मीन्स यूनिक साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज और हर पेरेंट्स एज वेल एज टाइम ऑफ बर्थ। हम्म। यानी
ये प्रकृति डायग्नोज हो गया, इसके अकॉर्डिंग डाइट लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद उसे डिटॉक्स, आयुर्वेदा पंचकर्म में बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसमें बॉडी पूरी डिटॉक्स होती है, और बॉडी डिटॉक्स नहीं होती, उसमें माइंड हम्म, भी डिटॉक्स होता है। तो केरल में तो आजकल भी देखिएगा आप, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर में भी पंचकर्मा डिटॉक्स का बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है। बिल्कुल। निहिमांस ने भी, निहिमांस जो मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने खुद जी। इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई है। उसने योगा और आयुर्वेद को ऐड ऑन किया है मेंटल हेल्थ इश्यूज को डील करने के लिए। हम्म। तो आयुर्वेद में डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान और डिटॉक्स प्लान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज को डील करने में। ठीक है। दूसरी तरफ योगा, योगा का मतलब केवल एक आसन नहीं है, योग अपने आप में एक साइंस है, सेल्फ एनालिसिस का, सेल्फ हम्म। एक्सेप्टेंस का, हम्म। सेल्फ डिस्कवरी का। और हम्म। योग एक साइंस है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का, खुद के साथ जोड़ने का, और खुदा के साथ जोड़ने का जो ज्ञान है वो है ज्ञान, और विज्ञान है वो है योग। तो हम्म। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो आदमी के माइंड में होते हैं, क्योंकि माइंड जो है कंफ्यूज हो गया है, माइंड हम्म। इनस्टेबल हो गया है। हम्म। बेसिकली लाइफ फिलोसफी मीन्स हम्म। ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ, जीवन दर्शन, जीवन के प्रति एक नजरिया, दृष्टिकोण। जब हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण या नजरिया गड़बड़ा जाता है, एंगल गड़बड़ा जाता है, तो फिर ये दुनिया धुंधली नजर आती है, और इसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। हम्म। और योग और हमारा वैदिक विज्ञान वापस से लाइफ फिलॉसफी को ठीक करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। गीता जैसे स्क्रिप्चर्स हमारे पास में है, गीता जैसे ग्रंथ हमारे पास में है, जो जीवन को जीवन दर्शन सिखाते हैं और एक लाइफ फिलॉसफी दिखाते हैं, और भटके को रास्ता दिखाते हैं। और हम्म। मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर यही तो हो रहा है ना, आदमी भटक रहा है, उस भटके हुए को वापस रास्ता दिखाने का काम करेगा योग, बॉडी को वापस ठीक करने का और डिटॉक्स करने का काम करेगा आयुर्वेदा। ये हम्म। दोनों साइंसेस को हमें जोड़ना होगा। ठीक है। और पंचकोश के अंदर नाड़ी विज्ञान है, और नाड़ी विज्ञान लाइफ फोर्स एनर्जी का विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। अब यहाँ पे पांडे जी मैं एक बहुत ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर। जी। वैदिक विज्ञान या वेदांत कहता है हम 5 कोश हैं। हम्म। पहला कोश फिजिकल बॉडी यानी हम्म। अन्नमय कोश, और हम्म। तीसरा कोश मेंटल बॉडी, मनोमय कोश। हम्म। प्रॉब्लम दोनों की है, यानी दोनों फिजिकल की। बॉडी में डिजीज आ रही है और मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हम्म। लेकिन हम एक बहुत बड़ा कोश उसको मिस कर रहे हैं मेडिकल साइंस में। वो हम्म। कोश है नाड़ी और चक्रों का कोश, जिसे हम कहते हैं प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी, राइट। यहाँ पर अभी तक मेडिकल साइंस सोचती है कि जो ये प्राणमय कोश है जिसमें नाड़ी और चक्र हैं, ये केवल एक फिलोसफिकल बात हम्म। है ना। हम्म। आज से शायद 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई अगर कहता कि आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं, तो शायद उसको भी लोग नहीं मानते, क्योंकि लोगों ने उसे देखा नहीं था। हम्म। अगर 200 साल पहले किसी व्यक्ति को मोबाइल के बारे में या जूम मीटिंग के बारे में, जिसमें आप आज अपन बैठ के वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते, तो वो आपके ऊपर हंसेगा, बिल्कुल। राइट ना। हम्म। तो इसी प्रकार से ये जो नाड़ी और चक्र हैं, ये हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, जो हमारे फिजिकल बॉडी को मेंटल के साथ जोड़ते हैं, माइंड के साथ। हम्म। यानी माइंड से और बॉडी से दोनों के बीच में कनेक्शन है, जो मिसिंग लिंक है वो है नाड़ी और चक्र। हम्म। ये नाड़ियां ट्यूब्स हैं, एनर्जी ट्यूब्स, और एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे चक्र। अगर हम साइंटिफिक वे में समझे ना नाड़ी और चक्रों को, तो बहुत इजी है समझना, मुश्किल नहीं है। हम्म। लेकिन हम साइंटिफिक वे में नहीं समझना चाहते, हम उसे स्पिरिचुअल वे में समझना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम्म। तो पहले साइंटिफिक वे में समझें कि जैसे आर्टरीज और वेन है, वैसे ही नाड़ी फ्लो करती है। नाड़ी के अंदर क्या फ्लो करता है? लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है। जैसे आर्टरीज और वेन में ब्लड फ्लो करता है, नाड़ीज में क्या फ्लो करती है? लाइफ फोर्स एनर्जी। पूरी हम्म। बॉडी में 3,52,006 नाड़ीज हैं, और एक एक नाड़ी एक एक ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है, मतलब ऑर्गन्स का एक स्पेसिफिक बंडल है कि ये नाड़ियां इस ऑर्गन को सप्लाई करेंगी। हम्म। ऐसे ही माइंड, कौन सी इमोशन किस नाड़ी के साथ जुड़ी है, ये भी वैदिक स्क्रिप्चर में मेंशन किया गया है। हम्म। मनोवय नाड़ियां ये मन से साथ जुड़ी हुई हैं, और अन्नमय नाड़ियां शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म। तो मन में कोई अगर इमोशन आता है, तो उसका इफेक्ट किसके अंदर जाता है? फिजिकल बॉडी के अंदर। इसी को साइकोसोमेटिक डिजीज कह रहे हैं। लेकिन हम्म। वैदिक विज्ञान वेदांत ये भी बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की इमोशन
आपकी एक पर्टिकुलर टाइप की नाड़ी को ब्लॉक करती है और एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन की लाइफ फोर्स एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। हम्म। आप ये समझिए कि मन मीटर है, हम्म। घर का बिजली का मीटर। हम्म। नाड़ियां वायर हैं, अच्छा। और जो ऑर्गन्स हैं हार्ट, लीवर, किडनी, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। हम्म। तो जैसे मीटर से ही प्रॉब्लम गड़बड़ आएगा, वोल्टेज ज्यादा आएगा, तो हम्म। डैमेज कहां पर होगा? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में, जो इक्विपमेंट्स उनके ऊपर में। राइट। तो ठीक कहां से करना होगा? इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने से काम चलेगा क्या? हम्म। इंस्ट्रूमेंट बार बार खराब हो रहा है, नया इंस्ट्रूमेंट बदलने से काम चलेगा क्या? नहीं। सबसे पहले मीटर को ठीक करना होगा जहां से वोल्टेज गड़बड़ आ रही है। तो हम्म। इसी प्रकार से माइंड के अंदर में ठीक करना होगा, अगर हमें साइकोसोमेटिक डिजीज को ठीक करना है। दूसरा, हम्म। ठीक करना होगा वायरिंग को, क्योंकि वायरिंग में ब्लॉकेज आ गई है, मतलब ये हम्म। वायरिंग जल गई है हम्म। नेगेटिव इमोशन से। फिर हम्म। उसके बाद ऑर्गन्स पे आना होगा कि ऑर्गन की जो वोल्टेज गड़बड़ा गई है, जहां पैथोलॉजी डिजीज आ गई है, तो हम्म। मेडिकल साइंस ऑर्गन को अंदर डायग्नोज करेगा डिजीज को, और उसको ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेडिसिन देगा। हम्म। लेकिन वैदिक विज्ञान वोल्टेज को भी ठीक करेगा, और नाड़ियों के अंदर में जो वोल्टेज के ब्लॉकेज बन गए हैं उसे ओपन करने में मदद करेगा योग का विज्ञान। ठीक है। एक यहाँ पे आता हूँ, अभी आपने बड़ा अच्छे ढंग समझा दिया, कहा कि मन जो है एक प्रकार के मीटर है हमारे हम्म। शरीर का। जिस तरह घर पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चलने के लाइफ फोर्स एनर्जी है। हम्म। लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो पूरी नाड़ियों में बह रही है, मगर हम्म। उसका जो कंट्रोलिंग है वो मीटर से है, यानी हमारा मन है मीटर। राइट। नाड़ियां जो है वो आपने ऑप्टिकल फाइबर कह दिया, जो घर के अंदर में फैली हुई है, हमारे शरीर के अंदर में फैला हुआ है। हम्म। ऑर्गन जो है हमारे मेन इक्विपमेंट्स है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लीवर हो, या किडनी हो, हम्म। चाहे ये सारे। प्रॉब्लम हमको दिखती है ऑर्गन में, यानी हम्म। इक्विपमेंट्स हमारा कम हो गया, या तो फैन बराबर चल नहीं रहा है, या हमारे लाइट जो है वो जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, विप कर रही है। तो हम हम्म। करते क्या है, या तो हम बल्ब चेंज कर देते हैं, या हम्म। फैन का कंडेंसर बढ़ाने जाते हैं, या कंडेंसर चेंज करने जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो खराब हो जाता है, या वो हम कह रहे हैं कि आवाज आ रही है तो उसमें कुछ ऑयल वगैरह डाल करके या रिपेयरिंग या सर्विसिंग करा लो, ये चलता रहता है। हम्म। अब आ रही है बात की ये होती, फिर हम चेक कराने जाते हैं घर पे कि नाड़ी तो कहीं हमारी, कहीं वायरिंग तो प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो एलोपैथ या मॉडर्न साइंस की जो हम अभी तक बात करें, जो हो रहा है वो मेरे ख्याल से केवल हम ऑर्गन के ऊपर में काम कर रहे हैं, यानी हम इक्विपमेंट्स में काम कर रहे हैं। हमारे इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो बार बार उसको हम इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग करा लेते हैं, या ऑयलिंग ग्रेसिंग करवा रहे हैं, और कई बार उसको हम बदलने की भी कोशिश करते हैं कि बदल दिया जाए। लिवर ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, बहुत सारे ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। डॉक्टर साहब, नाड़ी यानी कि वायरिंग, घर की वायरिंग तो चेंज हो जाती है, ये जो शरीर की नाड़ी है इसका क्या करें? मीटर में तो बाद में आता हूँ, ये नाड़ी कैसे ठीक होती होगी? अच्छा, दूसरी बात जो प्रमुख है, जो प्रश्न करना चाहिए हमारी जो ऑडियंस आ रही है उनके लिए, प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि घर की अगर वायरिंग खराब होती है, ऑप्टिकल केबल खराब हो जाए, चाहे हमारे नेट के ही खराब क्यों ना हो जाए, लैंडलाइन की ना हो जाए, बाद में एक इलेक्ट्रिशियन, वो जो उसका जो इंजीनियर है वो आता है, चेक करता है, साहब आपकी ये यहाँ की वायरिंग खराब हो गई है, वायर बदल दो, ठीक हो जाएगा। सर वो तो चेक कर लिया। ये नाड़ी का जो प्रॉब्लम अभी आपने बताया कि उसमें भी प्रॉब्लम आती होगी, उसमें भी ब्लॉकेज आती होगी, इसको चेक करने वाला कोई इंजीनियर है क्या? आप तो आर्टरी और वेन में कहीं ब्लॉकेज आता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट जो आके बता देता है कि आपका फलाना फलाना जगह पे ब्लॉकेज है, हमने इको कार्डियोग्राफी कर ली है। यहाँ पे देखिए, थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू क्वांटम डिवाइसेस, जिन्होंने ऐसी डिवाइसेस डेवलप कर ली हैं जिससे हम अपने बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी चेक कर सकते हैं। हम्म। कौन सी नाड़ी में ब्लॉकेज है, किस लेवल पे ब्लॉकेज है, कौन से ऑर्गन की लाइफ फोर्स एनर्जी वोल्टेज कम हो गई हम्म। है, बायो इलेक्ट्रिकल करंट कम हो गया है, इसका पता चल जाता है। और जी। यही है प्रिवेंटिव एंड प्रोबेबिलिटी स्कैन, प्रिडिक्टिव स्कैन, यानी पहले हम्म। से पता करना कि मुझे अगले 6 महीनों में, 8 महीनों में कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। जी। और ये पूरी होल बॉडी का होता है, होल बॉडी स्कैन, पूरी हम्म। बॉडी का स्कैन। यानी आपको ये पता चल सकता है कि मेरे आने वाले समय में कौन से ऑर्गन में इश्यूज आने वाले हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी कम ज्यादा चल रही है। हम्म। दूसरा, अब आने वाला तो है, तो क्या हम्म। हम वेट करें कि आएगा हम्म। तब देखेंगे? एक अप्रोच ये है, और आएगा जब देखेंगे, जब ऑर्गन खराब हो जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। राइट। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं है, मेडिकल साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम्म।
लेकिन प्रिवेंशन और रिवर्सल यहाँ पर हमें अदर साइंस की जरूरत है। तो जीडीवी, बायोवेल डिवाइस, बायोफील्ड व्यू और ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं हमारे पॉजिटिव हेल्थ जोन में, जो हम्म क्वांटम डिवाइसेस हैं, क्वांटम वेदा लैब के अंदर, जो ये बताती है कि आपके लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है, कहाँ कहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है। हम्म और पहले से समझकर यौगिक विज्ञान, वैदिक विज्ञान, आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन और हीलिंग प्रैक्टिसेस से जुड़कर आप अपने लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम्म लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस करेंगे, फिजिकल बॉडी में डिजीज रिवर्स होना शुरू होंगी और मेंटल हेल्थ आपकी कई गुना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और जी वही ओवरऑल पर्सनैलिटी में बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम्म तो ये डिवाइसेस की मदद से अब हमें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमें दोनों साइंसेस को मिलाना है, मिलाने के साथ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल डेवलप करना है। जो वैदिक विज्ञान है उसे लॉजिकल और प्रैक्टिकल बनाना है, साइंटिफिकल बनाना है और प्रैक्टिकल अडॉप्टेबल बनाना है। फिर हम्म इसके बाद इनमें रिसर्च की बात आती है। तो ये सारी साइंसेस अभी इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम इसे एक रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अगर इन हम्म पे रिसर्च बजट हो और रिसर्च किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए जा सकते हैं और एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, प्रेजेंट किए जा सकते हैं। जी मैंने पॉजिटिव वेल्थ में कई पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, थायराइड के ऊपर, लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, ओबेसिटी के ऊपर और हम्म मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हम्म नीड है इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने की, साइंटिफिक बनाने की और इसे और ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बनाने की और इसके ऊपर रिसर्च करने की, ताकि हम बिल्कुल मेडिकल साइंस के साथ मिलाकर इसे प्रेजेंट कर सकें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नाड़ियों को अब देखा जा सकता है, यस, समझा जा सकता है समझा जा मशीन सकता है मशीन मशीन के के साथ। साथ में। मतलब कौन से ऑर्गन्स की नाड़ियां खराब, जैसे कि आपने बताया ना कि अन्नमय कोश और मनोमय कोश की नाड़ियां निकलती हैं, तो नाड़ियां भी तो है, 3,52,006 नाड़ियां आपने अभी बताया। हम भी जानते हैं कि कुछ कुछ नाड़ियां हैं। हमने 72,000 नाड़ियों को गिनती सुना हुआ था, फिर हमने कहा कि 3 बड़ी नाड़ियां होती हैं, फिर 36 उसकी कुछ बड़ी ब्रांचेस होती हैं, ठीक उस तरह जिस तरह की आर्टरी चलती है। तो क्या हर ऑर्गन की जो नाड़ियां हैं उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गन की नाड़ी जो है उसकी जो वायरिंग है वो खराब हो रही होगी? बिल्कुल। देखिए, जैसे मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, हम्म स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड हम्म से नर्व्स निकलती हैं, हम्म 31 पेयर, और फिर ये नर्व्स जो हैं पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। जी सीटी स्कैन, एमआरआई से अपन समझ सकते हैं ना कौन सी नर्व दबी हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली बता देते हैं कि L4 L5 में ब्लॉकेज है, हम्म कंप्रेशन है। इसी प्रकार से वैदिक विज्ञान बोलता है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी हैं। जी ये क्या है? ये मीटर में से निकलने वाली तीन नाड़ी हैं। हम्म पांडे जी, मीटर में से कितनी वो निकलती है वायर? हाँ, तीन ही केबल आते हैं। कौन सी कलर की होती हैं? एक हरा, एक लाल, एक व्हाइट कलर का केबल निकाल देता है, या काला। काला कलर का होता है, काला। या तो व्हाइट या काला दे देता है वो, ठीक है। राइट। तो एक बोला जाता है ना कि एक न्यूट्रल है, हाँ, एक प्लस है, एक माइनस है। ग्रीन और रेड जो होते हैं उन्हें पॉजिटिव निगेटिव में दे देते हैं, या हम्म। ब्लैक और व्हाइट जो किसी ऑप्शनल होता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है जनरली। तो सेम टू सेम वैदिक विज्ञान भी बताता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तीन मेजर नाड़ी हैं। सुषुम्ना नाड़ी न्यूट्रल नाड़ी, हम्म ईड़ा नाड़ी, ईड़ा जो है प्लस नाड़ी है, ओके। ठीक है, पिंगला माइनस नाड़ी है, हम्म यानी पोलैरिटी। सन हम्म नाड़ी, मून नाड़ी और च, स- चंद्र चल नाड़ी, सूर्य हम्म नाड़ी, सन और मून नाड़ी, और हम्म सुषुम्ना जो है न्यूट्रल नाड़ी है। फिर इसमें से दोनों तरफ 36 हम्म, नाड़ियां निकलती है, किससे? ईड़ा और पिंगला से। जी ईड़ा और पिंगला से कितनी निकलती हैं? 36। 36 आगे 72 में डिवाइड होती है, हम्म यानी उसके आगे दो दो की ब्रांचेस हो गई। जी 72,000 में से 70,000 नाड़ियां जो हैं, 72 निकल गई, 72 में से 70 नाड़ियां जो हैं फिर 1,000 में डिवाइड होती हैं। हम्म 70,000 हो गया। 70,000 फिर आगे पांच पांच माइनर में डिवाइड होती है, तो 3,50,000 हो गया। और एक नाड़ी जो नीचे बचती है, शंकनी नाड़ी, हम्म वो जो है पहले एक में यानी 2,000 में वो डिवाइड होती है और वो आगे माइनर में डिवाइड नहीं होती है। तो कहा जाए तो 72,000 जो नाड़ियां हैं, 72,000 में से 70,000 आगे पांच पांच सब डिवीजन में निकलती हैं, तो 3,50,000 वो हो गई। जी 2,000 नाड़ी शंकनी नाड़ी हो गई
और हम्म, इसके अलावा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 ये हो गई। और सुषुम्ना के अंदर में भी, जैसे एक वायर के अंदर भी 3 नाड़ी होती है, 3, एक के बाद एक के बाद एक। हम्म, ऐसे ही जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर वज्र नाड़ी, चित्र नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, ये हम्म, ऐसे नाड़ियां हैं। और ये मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये सब स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। जी। यानी इतना गहन विज्ञान है, तो इतनी सारी हम्म, नाड़ियां बिछी हैं, तो कुछ तो काम है ना उसका। हम्म, अब अब क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइसेस की मदद से आप ये समझ सकते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कौन सी ज्यादा चल रही है, कौन सी कम चल रही है, कहाँ ठीक पे है। ब्लॉकेज है। फिर उसके बाद जो आगे फर्दर नाड़ीज हैं जो ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है, वायरिंग, वहां पर कहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है। जैसे हम एमआरआई में समझते हैं कंप्रेशन आ गया, यहाँ हम समझते हैं कौन सी नाड़ी में कंजेशन हो गया या डिप्लीशन हो गया। हम्म। चलिए ये एक सारी पॉइंट, बातें। अब एक पॉइंट, क्योंकि ये विषय आगे भी अपन लेंगे जब नाड़ियों पे आएंगे, अभी एक पार्ट में ले रहा हूँ, वो मेरे को समझना और है। कल हम बात कर रहे थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। आपने कहा जब इमरजेंसी आ जाती है तो हमारा सिंपैथेटिक जो है वो ज्यादा काम करने लगता है। नाड़ियों पे आते हैं, क्योंकि अब नाड़ियों को भी हम उसी से ले रहे हैं। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भी आपसे जो मैं समझा वो ये हुआ कि वो भी मन से ही कंट्रोल हुआ। मन में डर की भावना आ गई तो सिंपैथेटिक चालू हो गया। साहब, ये जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, क्या इसको भी मॉडर्न साइंस से कुछ कंपेयर किया जा सकता है, जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है? जो ईड़ा नाड़ी है उसे हम्म, पैरासिम्पैथेटिक के बराबर समझा जा सकता है। जो पिंगला नाड़ी है उससे सिंपैथेटिक के इक्विवेलेंट समझा जा सकता अच्छा। है ना। और इन हम्म, दोनों के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। हम्म, जो वैदिक डिवाइसेस, क्वांटम डिवाइसेस हमारे पास में है, उसका जो हम एनालिसिस करते हैं पेशेंट्स का, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है लोगों की पिंगला नाड़ी ज्यादा चल रही है। पिंगला नाड़ी ज्यादा चल, पिंगला यानी कि हमारा सूर्य वाला, सूर्य नाड़ी ज्यादा चल सूर्य रही नाड़ी ज्यादा चल रही है। है, यानी सिंपैथेटिक ओवर यानी एक्टिव है। यानी कि सिंपैथेटिक ज्यादा चल रही है उस हिसाब से। जबकि दोनों बराबर चलने चाहिए, बल्कि सिंपैथेटिक कम रहना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा होना चाहिए। राइट। राइट। तो हम्म, पहला चीज वहां से ये निकल कर आता है। हम्म, और दूसरा जो एनालिसिस निकल कर आता है कि जो नाड़ियां हैं वो, उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा लेवल पे ब्लॉकेज मिल रही है। हमने अच्छा। पिछले 6 सालों में कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी कि हम्म, सबसे ज्यादा जो ब्लॉकेज मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं टेल बोन के आसपास, यानी पेल्विक फ्लोर में। पेल्विक फ्लोर में। राइट। हाँ, लंबर एरिया, हम्म, ऑक्सीजल एरिया, सैक्रम एरिया, वहां पर एनर्जी का कंजेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ मेडिकल साइंस में मैं जहां देखता हूं तो वहां भी देखने को मिल रहा है कि स्लिप डिस्क बहुत हो रहा है बिना किसी ट्रॉमा के। हम्म, तो कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो सारा दिन हम चेयर पे बैठ रहे हैं, वो एनर्जी की कंजेशन को लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब हम लगातार चेयर पे बैठे रहते हैं लंबे हम्म, लंबे समय तक, तो वहां की हम्म, नाड़ियां ब्लॉक हो रही हैं और वहां एनर्जी कंजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो स्पाइन है, स्पाइन हम्म। में चेंजेस आ रहे हैं। चलिए मैं दूसरी, दो तीन पॉइंट्स, दो तीन डिसीज जो बड़ी कॉमन दिखती है डॉक्टरों के पास में, उसका जिक्र करता हूँ, और आप उसको हमें नाड़ियों से जोड़िएगा तो समझते हैं। एक तो पहला आपने कह दिया कि जो पेल्विक रीजन है, कमर पे दर्द, हिप के पास में, हिप जॉइंट के पास में, शोल्डर के पास में होता है एक, ये भी एक और हर कोई आजकल गले में पट्टे, कमर पे पट्टा, गले पे पट्टा, ये दोनों एक प्रकार से बड़ा कॉमन हो गया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बातें हैं। तो मैं तो सामान्य बात, दो पट्टे लग रहे हैं साहब, गले में पट्टा लग रहा है और एक कमर में पट्टा लग रहा है, दोनों पट्टे चलते हैं। तो मेरी बातें तो साहब ऐसी चलती हैं तो हम उसी में कहेंगे। तीसरा जो लोगों को प्रॉब्लम है सर, वो होता है हर व्यक्ति आज की डेट में अगर सोनोग्राफी कराने जाता है अपने पेट का, तो उन्हें फैटी लीवर दिखाई दे जाता है। एक दूसरा ये चीजें, तीसरा जो उनको प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आ रही है, अपर जीआई का प्रॉब्लम आता है, उन्हें गैस का प्रॉब्लम, उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम। यह बड़ा कॉमन है आज की डेट पे। जितने भी मैं डॉक्टरों के साथ बैठा और अलग अलग जगहों पे हेल्थ कैंप जाने का, काम करने का जब मौका मिला, कवर करने का, तो हमने वहां भी देखा, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो और चाहे वो दूरस्थ अंचल का क्षेत्र हो, ये तीन बीमारियां लोगों को बड़ी कॉमन दिखाई दे रही है। अब इसका नाड़ियों से क्या संबंध है हमें, क्योंकि इसका इलाज भी दिखता नहीं है बॉस। नहीं देखिए, दो पहले चीज समझना होगा, पहले हमें ये समझना है कि इलाज, प्रिवेंशन और रिवर्सल, तीन अलग एस्पेक्ट हैं। ट्रीटमेंट हम्म, अलग है,
प्रिवेंशन अलग है और रिवर्सल अलग है, और तीनों को जोड़ दें तो कंप्लीट साइंस। तो जैसा कि आप बोल रहे हो, मेडिकल साइंस में देखने को मिल रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और आईबीएस या डाइजेशन के इश्यूज। राइट। सेम टू सेम जब हमारे स्कैन, हम नाड़ियों के स्कैन करके देख रहे हैं, तो वहां की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ज्यादातर स्पाइन की एनर्जी डिस्टर्ब चल रही है। स्पाइन स्पाइन हमारे जीवन का आधार है। मेडिकल साइंस भी स्पाइन को बोलता है और एनर्जी साइंसेज भी स्पाइन को ही बोलती है। स्पाइन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी स्पाइन के अंदर है, और मेडिकल साइंस बोलती है कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसमें इंजरी हो गई तो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो डैमेज हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है। जी। लेकिन आज के डेट में जो हमारा बैठने का पोस्चर है वो फॉल्टी है, तो स्पाइन का जो नॉर्मल कर्वेचर है वही मेंटेन नहीं हो रहा है। आरामदायक कुर्सी हो गई है, जी। या सोफे भी आरामदायक हो गए हैं, और हाँ। कार की सीट भी आरामदायक हो गई है, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। हमारा जो स्पाइन का जो नॉर्मल पोस्चर होता था वो गड़बड़ा गया है। हम्म। अगर हम गुरुकुल की बात करें या स्कूलों की बात करें तो बेंच होते थे, याद होगा पांडे जी आपको, बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी के और बेंच पे बैठा करते थे आप। लकड़ी के बेंच पे आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठ सकते, बिल्कुल। दर्द दर्द होना शुरू हो जाएगा। नहीं, पीछे टिकने की जगह नहीं थी ना। हाँ, ना पीछे टिकने की जगह थी, और टिकने की भी होती थी तो वो छोटा सा पीछे जो वो हाँ, होता था, पिछले वाले बेंच का सिरा होता था। बिल्कुल। तो ऐसे में वो स्टूडेंट की लाइफ में, सबसे पहले गुरुकुल की बात करें तो जमीन हाँ, पे बिठाया जाता था, मुद्रा में बिठाया जाता था, स्पाइन को स्ट्रेट करवा के बिठाया जाता था, नींद भी नहीं आ सकती थी, पढ़ाई भी अच्छी होती थी। फिर बेंच आए, बिल्कुल। और आजकल हमारे पढ़ने के लिए या बैठने के लिए चेयर्स आ गई हैं, और चेयर इतनी लग्जीरियस हैं बैठने के लिए, सिर्फ टीवी देखने के लिए, कि हमारे स्पाइन का पोस्चर गड़बड़ा है। एक हमारे पास मोबाइल रहता है, एक हमारे पास सोफा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा बैठ जाते हैं, और हम्म। स्पाइन के अंदर का जो एनर्जी फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। तो इस वजह से मेन जो नाड़ी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो तीन वहां से निकल रही है, वहीं से एनर्जी फ्लो कम हो रहा है। पहला मीटर से ही गड़बड़ हो गया। मीटर से ही गड़बड़ हो गया। हम्म। फिर दूसरा, सारे दिन हम सेडेंट्री हैं। सिटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग, यानी अगर आप लगातार 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं, वो इक्विवेलेंट से 10 से 12 सिगरेट पीने के समान आपकी बॉडी में डेंजर पैदा कर रहा है। सिटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग। और राइट। ये मेडिकल साइंस बोलता है, साथ ही साथ एनर्जी साइंस बोल रहा है कि जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे जितने एरिया जमीन के साथ कांटेक्ट में है, टच में है, प्रेशर में है, तो वहां की नाड़ियों के अंदर एनर्जी फ्लो रुक गया। दूसरा, जब हम लगातार बैठे रहे तो एनर्जियों के, नाड़ियों के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी स्टेगनेंट हो गई, स्टेगनेंट हो गई, तो एनर्जी का कंजेशन हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। जी। तीसरा, जो मनोव्यय नाड़ियां हैं, मन से जो कनेक्टेड है, वहां पर हम नेगेटिव करंट भेज रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, जो है लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं, और लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन मन से अन्नमय नाड़ियां, शरीर की नाड़ियों में जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर भी एनर्जी ब्लॉकेज हो रहा है। हम्म। ठीक है। अब ये तीनों चीजें जब नाड़ियों में पैदा हो रही हैं तो स्कैन में भी वही देखने को मिल रहा है। स्टमक डिस्टर्ब दिखा रहा है, रेक्टम रेक्टम की एनर्जी चेंज मिल रही है, हम्म। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज्यादा मिल रही है, पाइल्स फिशर की शिकायत ज्यादा मिल रही है, और यही चीज स्कैन्स में देखने को मिल रहा है कि रेक्टम एरिया की एनर्जी बढ़ी हुई है। बिल्कुल। स्पाइन में लंबर स्पाइन की एनर्जी ज्यादा आ रही है, क्योंकि वो वहां भी देखने को मिल रहा है। सर्वाइकल स्पाइन की एनर्जी डिस्टर्ब दिखा रहा है, पूरे स्पाइन की एनर्जी डिस्टर्ब दिखा रहा है। अगर मैं हम्म। पिछले 6 सालों के स्कैन को एनालिसिस करूं, 20,000 स्कैन के आसपास का, तो ऑलमोस्ट 60% केसेस में ये लंबर स्पाइन की एनर्जी डिस्टर्ब मिलती है। 60% पे लंबर स्पाइन की। यस, स्टमक की एनर्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनर्जी ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों में बिगड़ी हुई दिख रही है। ओके। ये सारे डाटा चौंकाने वाले हैं, और ये सारे डाटा वही दिखा रहे हैं जो मेडिकल साइंस भी दिखा रही है। हम्म। लेकिन यहाँ पर रूट कॉज दिखाया जा रहा है। मेडिकल साइंस आपको सिम्टम और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दे रहा है, बिल्कुल जी। जरूरी है, वो भी करना जरूरी है, लेकिन उसके आगे रूट कॉज पे जाना होगा। डायग्नोसिस बनवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद चलिए कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है नाड़ियों का ब्लॉकेज। नाड़ियों का ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट। और ये तीनों को ठीक करने के लिए योगिक विज्ञान, वैदिक विज्ञान, आयुर्वेद, इनकी मदद लेनी होगी, तब यहाँ पर प्रिवेंशन और रिवर्सल होगा। हम्म। तो हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर में, पहले पर्सन को मेडिकली समझते हैं, उसकी रिपोर्ट्स क्या है वो देखते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आप जिस भी डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आपके फिजिशियन के पास, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, उनके साथ ट्रीटमेंट लेते रहें। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उस डिजीज के। हम्म। लेकिन साइड बाय साइड आप रूट कॉज, क्या क्या कारण थे कि बीमारी आई, और रिवर्स कैसे करना है, हम उसे फाइंड आउट करके बताते हैं मेडिकल चेकअप से। हम्म। मेडिकल चेकअप नहीं बोलना चाहिए इसको, एनर्जी चेकअप।
यानी ये एक स्कैन है एनर्जी का, जो आपको बताता है कि लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ गड़बड़ हो रही है। हम्म, फिर वो स्कैन से आपको एक इंसाइट मिलती है कि यस, यहाँ यहाँ गड़बड़ चल रहा है। फिर हम आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर ये रूट कॉज ढूंढिए, मदद करते हैं। फिर वो पर्सन खुद ही बताता है, सर मेरा डाइट में ये गड़बड़ है, लाइफस्टाइल में ये गड़बड़ है, थॉट प्रोसेस में ये गड़बड़ है, इमोशनल स्ट्रेस इतना है। फिर ये सारी चीजें जब निकल कर आती हैं, दिस इज अ होलिस्टिक डायग्नोसिस। फिर यहाँ से हम उसे लेकर चलते हैं कि अब आपको रिवर्सल की तरफ चलना है, हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करनी है, डाइट प्लान चेंज करना है, हम्म, लाइफस्टाइल चेंज करना है, डिटॉक्स लेना है आयुर्वेद का, और हम्म, साथ ही साथ आपके अंदर में गॉड के साथ जुड़ना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है, इमोशनल इम्बैलेंस ठीक करने हैं, और योगिक क्रियाएं सीखनी है जिसे डेली बेसिस पे करना है, ताकि जो एनर्जी ब्लॉकेज हो गई नाड़ियों में वो खोली जा सके। जी, योग पूरा विज्ञान ही नाड़ियों को खोलने का है। ठीक। डॉक्टर साहब, ये बातें जितना कहने में अच्छा लगता है उतना एडॉप्ट करना ही बहुत कठिन होता है। अब किसी को बोलो आप हेल्दी डाइट करना चालू कर दो, तो साहब वो कच्चे फल, उबली हुई सब्जियां, ये खाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। योगा करना, सबसे दिक्कत ये है कि सब उठना ही मुश्किल है। फिर योगासन कैसे करें, 3-4 दिन करके बंद हो जाता है। रही बात स्पिरिचुअलिटी की, तो सर लोगों का प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उस मंत्रों को ग्रहण करना वो तो बहुत कठिन काम है। अब आपने सारी चीजें तो बता दी, अपने वहां पे एक दिन को आप समझा देते होंगे और चला जाता होगा, तो कोई प्रोटोकॉल है इसका कि आदमी रिवर्स कर सके? और कैसा ट्रीटमेंट करते होंगे, कितने दिन का ट्रीटमेंट होता होगा ये, अगर ये? देखिए, 7 to 10 डेज हम अपने सेंटर में रख के पर्सन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, माइंड को और उनकी एनर्जी को। इसके बाद उसको हम अपने साथ फॉलोअप में जोड़ के रखते हैं। अब एक मिनट, आप यहाँ कह रहे हैं बॉडी को भी और माइंड दोनों को डिटॉक्स करते हैं? बिल्कुल। दोनों को, दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको, बॉडी और माइंड? अभी तक या तो प्रॉब्लम बॉडी में है या प्रॉब्लम माइंड में है। फिर मैं प्रश्न ये। आपने अभी खुद ही कहा ना कि सर हम्म, लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते, लोग हेल्थ एक्सरसाइज हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं करते। ये जी, प्रॉब्लम कहाँ की है? बॉडी की थोड़ी है, माइंड की है। हाँ। तो माइंड की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी ना। हाँ, अदरवाइज आप देखिए, किसी को सुबह आप उठने के एक्सरसाइज करने के लिए बोल दीजिए, कोई नहीं हाँ, उठेगा। आप अपने हाँ, दोस्त को बोल के देखिए। अब हाँ। उसे बोलिए कि सर सवेरे सवेरे आपको ये वाईफाई फ्री मिलेगा। सही है। 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको वाईफाई डाटा फ्री मिलेगा हम्म, सबको। तो देखिए, हम्म, लोग सुबह 5 बजे से 6 बजे उठ के डाउनलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना बात? हम्म, सारा खेल है इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बनाने का। हम्म, हम्म, ठीक है ना? अब हम्म, हम जब चीजों को इंटरेस्टिंग और जो बेकार चीजें हैं, खराब चीजें हैं, उन्हें इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बना दिया गया है, और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें लोग बोरिंग समझ रहे हैं। तो अब हम्म, हमें अच्छी चीजों को भी इंटरेस्टिंग वे में लाना होगा, इंटरटेनिंग तरीके में लाना होगा, और हम्म, साथ ही साथ पर्सन की जो इंटेलेक्ट है, माइंड की प्रोग्रामिंग जो बिगड़ गई है उसे ठीक करना होगा, और इंटेलेक्ट को एक्टिवेट करना होगा, हम्म, ताकि वो फिर बार बार इस भुलावे में ना आए, अपने मस्तक पर बार बार दस्तक देता रहे, ताकि हम्म, जो चीजें बिगड़ रही हैं उसे और बिगड़ने से रोके, और वापस अपनी लाइफ को पटरी पे ला सके। और नहीं तो फिर आने वाले समय में फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों खराब रहेगी, और अपनी जिंदगी का 30% से ज्यादा समय आप डॉक्टर, हॉस्पिटल या बाबा लोगों के चक्कर काटते रहोगे। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा के मतलब मैं कोई अच्छी गलत बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छे बाबा, अच्छे पथ प्रदर्शक बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन हम्म, जो ये ढोंगी बाबा हो जाते हैं, जो झूठ मूठ के झलावे में डाल देते हैं, झांसे में डाल देते हैं, ये कर लो ऐसा ठीक हो जाएगा, वैसा ठीक हो जाएगा, मैं उन बाबाओं की बात कर रहा हूँ। जी, आपको सही में अच्छे गुरु, अच्छे पथ प्रदर्शक और अच्छे डॉक्टर और अच्छे सलाहकार की जरूरत है। इसके बिल्कुल, लिए पहले आपको अपने मन मस्तिष्क पर दस्तक देना होगा, मस्तक पर दस्तक देना होगा। चमत्कार कहीं नहीं होता, चमत्कार आपके अंदर से ही होगा, नाड़ियों के द्वारा होगा, आपके ब्रेन के द्वारा होगा, आपके माइंड के द्वारा होगा, आपकी सोल के द्वारा होगा, आपकी बुद्धि के द्वारा होगा। मस्तक पर दस्तक दें, बिगड़ा यहीं से है, ठीक भी यहीं से होगा। बिल्कुल। तो सही पथ प्रदर्शक और सही गुरु की तलाश हर किसी को होती है, और सही मेंटोर को और एक अच्छे गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है, यह भी एक सत्य है। पर जिस तरह गुरु अपने माइंड को सेट करके रखे, उसकी प्रोग्रामिंग सही होती है। अगर आपको सही गुरु की तलाश करनी है तो अपने माइंड की भी प्रोग्रामिंग सही करनी होगी, क्योंकि गुरु आपके अंदर ही एक बैठा हुआ है। तभी आप दूसरा बाहर का गुरु तलाश कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमने कुल मिला के बात की कि सारी जो परेशानियों की जड़ है वो कहीं ना कहीं मन से ही आ रही है। बड़े सामान्य ढंग से डॉक्टर अनिल ने समझा दिया कि
जिस तरह से हमारे घर के अंदर में वायरिंग बसी हुई, उसी तरह शरीर के अंदर में भी एक वायरिंग है। मीटर को हम अपना मन मान सकते हैं, और जो वायर हैं अंडरग्राउंड जा रहे हैं उसे नाड़ियां कहा जा सकता है, और जो ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे घर के इक्विपमेंट्स की तरह कार्य करते हैं। हो क्या रहा है कि हमारे घर का कोई इक्विपमेंट्स खराब अगर बार बार होता है तो हम केबल चेक करा लेते हैं, डिपार्टमेंट को क्या करके चेक कर ले। लेकिन यहाँ पे हमारा शरीर बार बार खराब होता है और इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम कहीं और है। लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है। अभी सब बताया कि तीन बड़ी बीमारियां हमको दिखती हैं, एक पेल्विक रीजन पे दिखती है, दूसरा डाइजेशन सिस्टम पे दिखती है, और तीसरी हमारे सर्वाइकल रीजन पे दिखाई दे रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार बार वहां पे ही इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं, सब करते हैं, बांध देते हैं, उसको जकड़ देते हैं बिल्कुल। लेकिन जो केबल जो प्रॉब्लम है उस पर कभी ध्यान जाता नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ जोन पे डॉक्टर अनिल के पास में कुछ डिवाइसेस है, जैसा उन्होंने बताया। उन डिवाइसेस के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके मन से निकलने वाली जो ऑप्टिकल केबल है, जिसे कि नाड़ी कहा जाता है, 3 लाख मतलब 52,006 नाड़ियां डॉक्टर अनिल ने बताई। सही करेक्ट हूँ ना सर? 3,52,006 नाड़ियां। तो इतनी नाड़ियां हैं, उनमें से जो मेजर नाड़ियां हैं, उन 36 नाड़ियों को आपने जिक्र किया सर, कि मेजर बड़ी बड़ी नाड़ियां जो है वो 36 मेजर नाड़ियां हैं, और तीन जो और उससे भी बड़ी है। तो मेजर नाड़ियों के थ्रू जो ऑर्गन में जा रही है, डिफरेंट जो हमारे सिस्टम है, उन सिस्टम पे जाने पे कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है, वो एक बार रिपोर्ट के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है, उसका एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद में प्रिवेंशन, रिवर्शन और ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं। डॉक्टर अनिल के सेंटर पे आप बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स पे काम कर रहे हैं कुल मिला के अभी। तो बॉडी डिटॉक्स में आप नेचुरोपैथ और पंचकर्म का सहारा लेते हैं, जो आपसे जिक्र हुआ। हाँ, अब आते हैं माइंड डिटॉक्स में। एक बात हुआ, जो बात होती है कि हम कुछ मुद्राओं का प्रयोग या मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, पर इससे भी बहुत लंबा काम होता नहीं। चलते चलते लास्ट में जो कल जो हमारी बात अटक गई थी, वो थी आपने साइको इम्यूनो न्यूरोलॉजी की बात किया था। इसके लिए क्या विधा है प्रिवेंशन का, खासकर माइंड के लिए, क्योंकि ये माइंड का प्रोग्रामिंग है। तो माइंड के प्रोग्रामिंग को और साइको इम्यूनो न्यूरोलॉजी के माध्यम से आप कैसे करते हैं? चलते चलते बस 3 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे, फिर बाकी बातें कल करेंगे। साइको इम्यूनो न्यूरोलॉजी के ऊपर में विस्तृत बातें सर हम लोग कल करेंगे, यानी मंडे को साइको करेंगे, कल तो संडे रहेगा जी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बताता है डिजीज आ रही हैं। हम्म। साइको ड्यूरोबिक प्रोग्रामिंग पीएनपी, चक्रों की प्रोग्रामिंग, हम्म। इसमें योगिक क्रियाएं का एडवांस वर्जन है, जिसकी मदद से हम अपने नाड़ी और चक्रों को डेली बेसिस पे मेडिटेशन के द्वारा, हीलिंग के द्वारा और हम्म। क्रियाओं के द्वारा हील कर सकते हैं। यानी लाइफ फोर्स एनर्जी को वापस बैलेंस कर सकते हैं। उससे दो लेवल पे चेंज आते हैं, एक मेंटल लेवल पर और एक फिजिकल बॉडी के लेवल पर। जी। तो हम यहाँ पर पीएनपी, साइको न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग, साइको मतलब माइंड, न्यूरोबिक मतलब नर्वस सिस्टम, प्रोग्रामिंग नाड़ियों के द्वारा इनकी प्रोग्रामिंग, इनकी लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रोग्रामिंग करके व्यक्ति को हेल्प कर रहे हैं उसके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को दोबारा से अचीव करने के लिए। और जी। एक बार पर्सन की लाइफ फोर्स एनर्जी जब वापस नॉर्मल आती है तो वो फिजिकली और मेंटल हेल्थ को अचीव करता है। और जहां फिजिकल हेल्थ आती है तो बीमारियां भागती हैं, जहां मेंटल हेल्थ आती है तो बीमारियां भागती हैं। क्योंकि हेल्थ मतलब, हेल्थ का होना ही ये शो करता है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम्म। हेल्थ का नहीं होना ही ये शो करता है कि आपके पास सारी बीमारियां आ सकती हैं। और हेल्थ बिल्कुल। अचीव करनी है तो बॉडी का लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट नाड़ियों में आपको नॉर्मल फ्लो करना है, और उसको ठीक करना है तो मदद लेनी होगी वैदिक विज्ञान। तो डॉक्टर साहब, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमने एक विशेष और बहुत बारीकी से और बड़े सिंपल वे से समझने की कोशिश की कि मन का शरीर के विभिन्न अंगों में क्या प्रभाव पड़ता है, और अंग खराब है तो मन में क्या प्रभाव पड़ता है। मन के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में अगर मन गड़बड़ हो रहा है तो हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन प्रभावित होने वाले हैं। इसका वाइस वर्सा भी होगा, अगर मन ठीक होगा तो ऑर्गन अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये बात बड़ी है, जैसे जैसे हम लोगों ने अपने आप को इजाद किया तो वैसे वैसे विधा डॉक्टरों की आ गई, और जब डॉक्टर आ गए तो बीमारियां भी बढ़ती चली गई। मुझे एक बड़ा हंसी का याद आता है डॉक्टर साहब, कभी बात शायद ये 1995 96 की है, 1995 के आसपास की है। मैं बिलासपुर में नया नया जॉब चालू किया था उस समय।
राम किंकर नहीं, ये बापूजी महाराज आए हुए थे, उनका एक प्रवचन था, तो उनका बड़ा अच्छा था। पुलिस वालों को देखा, बोले देखिए आज पुलिस वाले इतने सारे हैं, और सरकार हमेशा ये कहती है कि हमें ये जो आपराधिक तत्व हैं, चोर उचक्के गुंडे मवाली, इनको खत्म कर देना है, इनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हम खत्म कर देंगे। और देखना आज से ठीक 15 दिन बाद वैकेंसी निकलेगी कि 1,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होने वाली है। अरे भाई, जब गुंडे मवाली खत्म ही होने हैं तो फिर आप 1,000 क्यों? तो आपका जो विजुलाइजेशन है वही गड़बड़ है। आप एक तरफ विजुलाइज कर रहे हो कि आपका ये गड़बड़ है, हम हटा देंगे, और दूसरी तरफ आप ये बातें कहते हो कि हमें और पुलिस वाले भर्ती करने हैं, तो विजुलाइजेशन आपस में गड़बड़ इंटरेक्ट करता है। तो मन, अगर आपको ठीक होना है तो ठीक मन को लेके चलना पड़ेगा, उसमें तो खराब की सवाल ही पैदा नहीं होता है। जांच के ऊपर में हमने बात किया कि कुछ कुछ मशीनें हैं, क्वांटम बेस्ड डिवाइसेस हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी नाड़ियों के ब्लॉकेज को चेक कर सकते हैं। कल हमारा ऑफ रहेगा, कल संडे है, आप लोग भी आराम करेंगे, हम भी थोड़ा सा संडे रहेंगे, लेकिन कल का प्रोग्राम 12 बजे लाइव होगा डॉक्टर अनिल के पेज से। SCG न्यूज के पेज पे ये लाइव नहीं हो पाएगा, और डॉक्टर अनिल के पेज पे लाइव रहेगा। वो टाइमिंग होगा 12 बजे। 12 बजे हम कुछ विशेष क्लासेस लेते हैं, वर्कशॉप टाइप का आता है, जो कि हम कल लाइव करेंगे, जूम पे भी रहेंगे। और परसों फिर मुलाकात होगी। परसों यहीं से हम आगे चलेंगे इस विषय पे, साइको इम्यूनो न्यूरोलॉजी के ऊपर, न्यूरोलॉजी के साइको इम्यूनो न्यूरोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे अब उन क्वांटम डिवाइसेस की जिसकी डॉक्टर अनिल बार बार बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम कल वो भी बात, मंडे को ये भी बात करेंगे कि पॉजिटिव हेल्थ जोन पे आप क्या क्या कराते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो डिसीज है वो रिवर्सल हो रही है और होगा। तो हम डॉक्टर अनिल और उनके टीम से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ उनके यहाँ जो पेशेंट ट्रीट करा के गए हैं, जो रिवर्स हुए हैं, अगर वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी उनको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा हम वो भी ओपिनियन को यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों बिल्कुल को पांडे। अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लास्ट। तो पांडे जी, बस लास्ट में यही कंक्लूजन है, जैसे आपने जो पुलिस वाला एग्जांपल दिया, हम्म। पुलिस की भी जरूरत है और ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत है, रिफॉर्मेशन की भी जरूरत है, जी। क्योंकि जेलें खोल देने से अपराध कम नहीं होगा। अपराध कम नहीं हो। जेलें भी खोलने की जरूरत है, साथ ही साथ नए अपराधी पैदा ना हो, उसके लिए लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है। सिमिलरली हॉस्पिटल की भी जरूरत है, डॉक्टर्स की भी जरूरत है। बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हम्म। बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो हमें अपने अंदर भी बदलाव लाना होगा, प्रिवेंशन पे भी काम करना होगा, और अगर बीमारियां हो गई हैं उन्हें रिवर्स करने का भी स्टेप लेना होगा। कैसे लेना है? वैदिक विज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर प्रैक्टिकल बात करनी है, सीधी बात, नो बकवास। हम प्रैक्टिकली रहेंगे, हम अंधविश्वास में नहीं जाएंगे, लेकिन हम वैदिक विज्ञान को एकदम ऐसे नकार नहीं सकते। मॉडर्न साइंस का अपना रोल है, वैदिक विज्ञान को साइंटिफिक वे में समझेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिल सकता है। और जो बातें सारी होती हैं खुद से शुरू होती हैं और खुदा तक जाती हैं। खुद और खुद के साथ जुड़ने से ही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और मस्तक पर दस्तक देते रहें, क्योंकि ठीक सब यहीं से होना है। बिल्कुल, तो अंधविश्वासी ना बने, विश्वास को कायम रखें, इसलिए जरूरी है अपने मस्तक पर दस्तक देते रहें। फिर मिलूंगा अब सोमवार को आपके साथ। थैंक यू। Recording stopped.